हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन। सो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टॉप 80 एमसीक्यूज ऑफ ऑन क्वांटम मैकेनिक्स। दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं जिसमें हमने टोटल 26 क्वेश्चन कर लिए थे। मींस 2 टॉपिक आई थिंक हमने कंप्लीट कर लिए। सो दिस इज़ द थर्ड टॉपिक दैट इज़ श्रोडिंजर्स टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। सो आज हम इस पे क्वेश्चंस कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Question number 27 is which of the following is the correct expression for the Schrodinger equation? So ये टाइम, क्योंकि हमारे पास जो हेडिंग है दैट इज़ अबाउट टाइम इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास पूछ रहा है करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर श्रोडिंजर वेव। ये दोनों मिक्सड हैं इसमें, मतलब जो जर्नल इक्वेशन है श्रोडिंजर की वो हमसे पूछ रही हैं। सो इसका आंसर आएगा डी, ठीक है। वो होती है हमारे पास इक्वेशन आयोटा एच क्रॉस कर्ल साई बाय कर्ल टी। जो साई होता है वेव फंक्शन, उसका विद रिस्पेक्ट टू टी होता है हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच क्रॉस स्केयर डिवाइडेड बाय 2m इंटू कर्ल स्केयर साई बाय कर्ल एक्स स्केयर प्लस वी साई। जो वी होता है वो पोटेंशियल होता है, और यहाँ पे साई का विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन है वो क्या होता है, उसका डबल डेरिवेटिव होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास होती है करेक्ट, दिस इज़ द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द श्रोडिंजर वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, श्रोडिंजर इक्वेशन डिस्क्राइब। जो हमारे पास श्रोडिंजर इक्वेशन अभी हमने की है वो क्या डिस्क्राइब करती है, दैट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ मैटर वेव। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। Question number 29. If the particle moving in a dash potential, then the solution of the wave equation are described as stationary state. ठीक है, तो जब स्टेशनरी स्टेट की बात आती है तो हमें पता है कि वो जो स्टेट्स होती हैं दैट आर टाइम इंडिपेंडेंट। सो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट ऑप्शन आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, द ऑपरेटर डेल स्केयर इज़ कॉल्ड। इसका आंसर है हमारे पास ये पता है कि जो डेल स्केयर होता है उस वो कौन सा ऑपरेटर होता है, दैट इज़ लैप्लाशियन ऑपरेटर, और इसकी जो कंप्लीट फॉर्म होती है दैट इज़ कर्ल स्केयर बाय कर्ल एक्स स्केयर प्लस कर्ल स्केयर बाय कर्ल वाई स्केयर प्लस कर्ल स्केयर बाय कर्ल जेड स्केयर, ठीक है। तो जिस पे भी हम अप्लाई करेंगे वो टर्म यहाँ पे आ जाएगी, जैसे साई पे अप्लाई करेंगे किसी भी वेव फंक्शन पे। नेक्स्ट, फॉर ए क्वांटम वेव पार्टिकल, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि क्वांटम वेव पार्टिकल के लिए ई, जो हम क्वांटा को डिफाइन करते हैं तो क्वांटा जो होता है फोटोन, उसकी एनर्जी कितनी होती है, ई इज इक्वल टू एच क्रॉस ओमेगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 32, द श्रोडिंजर वेव इक्वेशन इज क्या है हमारे पास जो होती है दैट इज़ द लीनियर वेव इक्वेशन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। Question number 33, if psi 1 and psi 2 are the two solution of Schrodinger wave equation, then which of the following is also a solution? तो इसमें क्या है कि वेव फंक्शन को हम मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं यहाँ पे करते, ठीक है। तो अगर हमारे पास, क्योंकि हमने लीनियर इक्वेशन बोला है तो ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। तो अगर हमारे पास 2 सॉल्यूशंस हैं देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो ए सोल्यूशन, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट वो होगा आंसर डी, ठीक है। तो उसको लिनियरिटी जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है उसको लगा के हम उसको ओपन करके तो उसका डिफरेंट सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, साई 1 के लिए अलग, साई 2 के लिए अलग। क्वेश्चन नंबर 34, हाउ इज़ द इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए वेव फंक्शन, ठीक है। सो वेव फंक्शन से हम कैसे किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बाय फाइंडिंग द एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, विच फंक्शन इज़ कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम टू अचीव द स्टेडी स्टेट फॉर्म, ठीक है। तो कौन सा फंक्शन है इनमें से जो टाइम के इंडिपेंडेंट होता है और वो यूज़ करते हैं हम टू गेन द स्टडी स्टेट फॉर्म, और तो उसका आंसर होता है डी, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो साई है, साई वो टाइम डिपेंडेंट है। अगर हम टाइम डिपेंडेंट की बात करें तो इंडिपेंडेंट कौन सा होता है, वो होता है पोटेंशियल। पोटेंशियल हम क्या लेते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट। अगर पोटेंशियल को हम टाइम डिपेंडेंट लेते हैं तो वो टॉपिक कोई और चला जाता है, ठीक है, कुछ और टॉपिक बन जाता है वो। क्वेश्चन नंबर 36, द वैल्यू ऑफ एनर्जी फॉर विच श्रोडिंजर स्टेडी स्टेट इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड इज
कॉल्ड एज, तो वो पता है कि किस वैल्यूज़ के लिए हम जो श्रोडिंजर इक्वेशन है उसको सॉल्व कर सकते हैं, दैट आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज़. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. Question number 37. For a box with infinitely hard walls, the potential is maximum at. Infinitely hard walls के लिए जो हमारे पास potential होता है वो जो बॉक्स होता है बॉक्स की वॉल्स पे होता है. ठीक है, जैसे ये 0 से L तक है, तो जा तो यहाँ पे 0 पे इस वॉल पे मैक्सिमम होगा या फिर इस वॉल पे. तो 0 की हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन है लेंथ की. ठीक है, कहीं और भी जैसे 2L हो गया, L/2 हो गया, सेंटर पे भी नहीं होता. तो मैक्सिमम कहाँ पे होता है, ये हमेशा वॉल्स पे मैक्सिमम होता है. सो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 38. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन एज श्रोडिंजर इक्वेशन. तो श्रोडिंजर इक्वेशन को अगर हमें ऑपरेटर की आइगन इक्वेशन की फॉर्म में लिखना हो तो वो होता है दैट इज़ वो होता है ई साई इज इक्वल टू एच साई इज इक्वल टू ई साई, वेयर एच इज़ कॉल्ड हैमिल्टोनियन ऑपरेटर. ठीक है, साई हमारे पास होता है वेव फंक्शन, ई होती है हमारे पास आइगन वैल्यू, एंड अगेन साई इज़ अ वेव फंक्शन. सो दिस कंप्लीट इक्वेशन इज़ कॉल्ड आइगन value equation. So the correct option is D. Okay, next questions are on particle in a box. Question number 39. The wall of a particle in a box are supposed to be. जो हमारे पास हमने अभी बॉक्स बनाया था पार्टिकल इन ए बॉक्स. ठीक है, यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे क्या है L. सो द वॉल्स ऑफ द पार्टिकल इन ए बॉक्स आर, तो जो इसकी वॉल्स हैं वो उसका नेचर कैसा होना चाहिए. तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डी, इन्फानाइटली हार्ड एंड इन्फानाइटली लार्ज, ताकि जो हमारा पार्टिकल है वो बॉक्स के बाहर ना निकल सके. ठीक है, सो दैट्स वाई दीज वॉल्स शुड बी हार्ड एंड लार्ज. क्वेश्चन नंबर 40. द एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन ए इन्फानाइट पोटेंशियल बॉक्स इज. ठीक है, तो उसकी एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होती है, प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द बॉक्स, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द बॉक्स, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द बॉक्स, एंड नन ऑफ दीज. तो ये अगर हम फॉर्मूला हमें पता होता है, ठीक है, तो इसका आंसर बहुत इजी है. जो ई होती है एनर्जी आइगन वैल्यूज़ हैं, दैट इज़ इक्वल टू n स्क्र पाई स्क्र h क्रॉस स्क्र डिवाइडेड बाय 2ml स्क्र, वेयर l इज़ द लेंथ ऑफ द बॉक्स. ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन का हमें आंसर देना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. आगे जो भी जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी फॉर्मूला पे बेस्ड आएंगे. फॉर क्वेश्चन नंबर 40 हमारा आंसर आएगा दैट इज़ ई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ द बॉक्स. दैट मीन्स ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41. इफ़ द विड्थ ऑफ द इन्फानाइटली पोटेंशियल बॉक्स इज़ रिड्यूस्ड बाय ए फैक्टर 2, द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल बी. तो 41 और 42 ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चंस हैं, तो हम ये दोनों इकट्ठा करेंगे. 41 में उन्होंने कहा है कि अगर हम जो बॉक्स है उसकी विड्थ है जो रिड्यूस कर दे बाय फैक्टर ऑफ 2 मीन्स कम कर दें. और 42nd क्वेश्चन में है अगर उसकी बॉक्स की इंक्रीज़ कर दे लेंथ. ठीक है, तो अभी हमने किया है कि जो एनर्जी है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द बॉक्स. अगर हम इसकी लेंथ क्या करेंगे, बाय फैक्टर रिड्यूस कर देंगे 2. ठीक है, तो ऑब्वियसली जितनी जो डिनोमिनेटर डिक्रीज़ होगा उतना ही जो हमारी ओवरऑल वैल्यू है वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी. ऊपर इसका क्या चल रहा है, स्क्वायर. ठीक है, सो अगर हम बाय 2 कर देते हैं, L/2 कर देते हैं उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये 4 बन जाएगा. तो 4 ऊपर आके क्या हो जाएगा, जो एनर्जी है हमारी वो इंक्रीज़ हो जाएगी बाय 4 टाइम्स. ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी. अब 42nd का आंसर आप डायरेक्टली दे सकते हो कि हमने बॉक्स की लेंथ इंक्रीज़ कर दी बाय अ फैक्टर ऑफ 3. ठीक है, तो 3 टाइम्स 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई किया, जब स्क्वायर करेंगे तो 9 हो गया. तो ये क्योंकि ये इंक्रीज़ कर रहे हैं तो एनर्जी 9 टाइम्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी. सो डिक्रीज्ड बाय 9 टाइम्स. Okay, question number 43. The wave function for a particle must be normalizable because, क्योंकि अगर किसी भी पार्टिकल का जो वेव फंक्शन है, ठीक है, अगर वो नॉर्मलाइज होता है, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं साई स्टार साई डी एक्स विद इन, अगर हम एक 1 डायमेंशन में कर रहे हैं तो डी एक्स, अगर 3 डायमेंशन में कर रहे हैं तो डी वी. ठीक है, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1.
अगर हमारे पास इसका जो अगर वैल्यू इस इंटीग्रल की 1 आती है तो हम कहते हैं कि जो वेव फंक्शन है वो नॉर्मलाइजेबल है। दैट मीन्स कि जितनी स्पेस के बीच भी आप उसको नॉर्मलाइज कर रहे हो, सपोज हमने ये स्पेस ली, ठीक है, ये है हमारे पास डी एक्स, तो मैंने साई को इतनी स्पेस के लिए नॉर्मलाइज कर दिया। दैट मीन्स कि मुझे इतनी स्पेस में कहीं ना कहीं पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी वहाँ पे होगी, ठीक है। मीन्स पार्टिकल यहाँ पे कहीं भी प्रेजेंट होगा, डेफिनेटली वो क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो इसीलिए जो वेव फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, नॉर्मलाइजेबल होना चाहिए, सो दैट कि हमें पार्टिकल की एग्जैक्ट एक लोकेशन पता चल जाए कि इतने डिस्टेंस में वो पार्टिकल ज़रूर अवेलेबल होगा, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा, द पार्टिकल मस्ट बी प्रेजेंट समवेयर। जितनी भी स्पेस में आपने उसको नॉर्मलाइज किया है तो उस स्पेस में वो पार्टिकल कहीं ना कहीं तो प्रेजेंट होगा ही, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, द वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल लाइज इन विच रीजन। तो अभी हमने पार्टिकल इन ए बॉक्स की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा है कि उसकी जो लेंथ है वो कितनी कंसीडर कर रहे हैं, 0 to L, ठीक है। तो इसका आंसर मतलब है जो पार्टिकल है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड एंड एट L, तो इसके बीच में कहीं ना कहीं वो क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो इसको हम फिर कैसे मेंशन करेंगे कि जो x है दैट शुड लाइज बिटवीन 0 एंड L, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम इक्वल टू नहीं लगाते, क्यों नहीं लगाते, क्योंकि अगर हम x को 0 के इक्वल कर दें तो दैट मीन्स क्या है कि पार्टिकल कहाँ कहाँ पे है, वॉल्स पे है। अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया है कि जब पार्टिकल वॉल्स पे प्रेजेंट, जब वॉल होंगी तो वहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो वहाँ पे वो मैक्सिमम फोर्स क्या करेगा, वॉल्स है उस पर अप्लाई करेंगी, तो पार्टिकल कभी भी वॉल्स पे प्रेजेंट नहीं होगा, वो हमेशा वॉल्स के इन बिटवीन प्रेजेंट होगा। सो यहाँ पे हम कभी भी इक्वल टू का साइन नहीं लगाते, ठीक है। सो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा दैट इज सी, yes it's C, okay। question number 45, the eigen values of a particle in a box is, ठीक है, eigen value of a particle in a box is, सो बेसिकली ये उन्होंने पूछा है कि जब हम साई को नॉर्मलाइज करते हैं फॉर ए पार्टिकल इन ए वेव, फॉर ए पार्टिकल इन ए बॉक्स, तो हमारा जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आता है वो किसके इक्वल आता है, दैट इज़ √2 डिवाइडेड बाय L। सो इसका राइट ऑप्शन क्या है, डी, ओके। सो व्हाट इज़ द मिनिमम एनर्जी पोजेस्ड बाय ए पार्टिकल इन ए बॉक्स, ये फॉर्मूला हम पहले ही कर चुके हैं। तो मिनिमम एनर्जी है यहाँ पे, तो हमने लिखा था n² E n, ठीक है। तो दैट मीन्स ये n के प्रोपोर्शनल है। मिनिमम कहाँ से होगी स्टार्ट, n कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, तो मिनिमम एनर्जी किसके लिए होगी, 1 के लिए। तो यहाँ पे n² का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1। सो पीछे हमारे पास बच गया π² h² डिवाइडेड बाय 2mL²। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन बचेगी ये सेकेंड, ठीक है। 46 का आंसर क्या आएगा, सेकेंड, बी। The wave function of a particle in a box is given by, yes, so the complete wave function of a particle in a box in one dimension, so that is equal to √2 divided by L sin n pi x divided by L, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास कंप्लीट वेव फंक्शन फॉर ए पार्टिकल इन ए बॉक्स इन 1 डायमेंशन। यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो वेरी करेगी कि वो कौन से एनर्जी लेवल पे है, ठीक है। सॉरी इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा साइन n पाई x डिवाइडेड बाय L, ये 47 का आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 48, द वेव फंक्शन फॉर विच क्वांटम स्टेट इज़ शोन इन द फिगर। तो हमें बताना है कि क्वांटम स्टेट बतानी है, मींस n की वैल्यू बतानी है जिसके लिए डायग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आप देख सकती हो कि यहाँ पे 3 नोड्स हैं, ठीक है। सो पार्टिकल इन्हें जो हमारा होता है, 1 सेकेंड, सो जब पार्टिकल इन्हें बॉक्स करते हैं तो उसका जो फर्स्ट, सॉरी 1 मिनट, सो उसका जो फर्स्ट हमारे पास n=1 के लिए, ठीक है, n=1 के लिए जो हमारे पास ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे 2 नोड्स बन रहे हैं जहाँ पे मीन्स वेव फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। मीन्स n=1 के लिए कितने नोड्स हैं, 2, तो n=2 के लिए कितने होंगे, 3। मीन्स पार्टिकल इन ए बॉक्स के लिए जब वेव फंक्शन है
उसके कितने नोड्स होते हैं, दैट इज़ जर्नल, अगर जर्नलाइज करेंगे तो उसको आएगा n+1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ़ नोड्स क्या हो गए, n वैल्यू से एक ज़्यादा होगा। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो नंबर ऑफ़ नोड्स हैं वो कितने हैं, 3 हैं, 1 2 3, ठीक है। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो किस क्वांटम स्टेट में होगा, दैट इज़ 2, सो द राइट आंसर इज़ बी। क्वेश्चन नंबर 49, calculate the zero point energy for a particle in an infinite potential well for an electron confined to 1 nanometer atom, ठीक है। तो हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, E सॉरी दैट इज़ E इज़ इक्वल टू n स्केयर पाई स्केयर h क्रॉस स्केयर डिवाइडेड बाय 2ml स्केयर, ठीक है। सो ज़ीरो पॉइंट एनर्जी फाइंड करनी है तो उसके लिए n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, एंड जो हमें विड्थ दी गई है दैट इज़ 1 नैनोमीटर, दैट इज़ 10⁻⁻⁹ मीटर। सब्सटीट्यूट ऑल दीज वैल्यूज़ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सी द पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो मास है वो आप किसका यूज़ करोगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बाकी सारी वैल्यूज़ कांस्टेंट है। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50, अगेन वो सेम है बट थोड़ा सा डिफरेंट है ये क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रॉन इज एन इन्फानाइट पोटेंशियल वेल दैट इज़ 9.6 नैनोमीटर वाइड, ठीक है। तो एल इज़ गिवन 9.6 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। The electron makes the transitions from n is equal to 14 to n is equal to 11 state. The wavelength of the emitted photon, ये थोड़ा सा लेंथी कर दिया है उन्होंने क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या है कि वो इस विड्थ के बॉक्स में, ठीक है, n14 से n11 तक वो ट्रांजिशन कर रहा है। तो ईजी है, हमें वेवलेंथ फाइंड करनी है तो उसके लिए हमें फॉर्मूला पता ही है, E इज़ इक्वल टू एच न्यू, दैट इज़ EHC डिवाइडेड बाय लैम्डा, ठीक है। बट लैम्डा फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, E। सो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे डेल्टा E। तो उसका डेल्टा E कैसे फाइंड करेंगे हम, E 14th लेवल की माइनस E 11th लेवल की, ठीक है। L दोनों के लिए सेम रहेगा, बाकी सारी वैल्यूज़ जो हैं सेम रहेंगी, सिर्फ यहाँ पे E 14 के लिए n कितना आ जाएगा 14, E 11 के लिए n कितना आ जाएगा 11, पाई स्केयर h क्रॉस स्केयर डिवाइडेड बाय 2ml स्केयर, ये सारी वैल्यूज़ क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। सो सबसे पहले आप डेल्टा E फाइंड करोगे, फिर आप HC डिवाइडेड बाय लैम्डा वाला फॉर्मूला लगाओगे, वहाँ पे H और C की वैल्यू फिल करने के बाद आप किसकी वैल्यू फिल कर सकते हो, लैम्डा की, ओके। सो द आंसर कितना आएगा, दैट इज़ 4100 नैनोमीटर। Okay, question number 51. Again, the same question. The ground state energy level for a proton trapped in an infinite potential well of length. Length is given, but here the particle is proton. ठीक है, तो यहाँ पे एक और चेंज आएगा, L की वैल्यू हमें गिवन है 5 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। बट जो मास हम यूज़ करेंगे वो हम किसका यूज़ करेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन, दैट इज़ 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। जो इससे पहले क्वेश्चन था वहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास प्रोटॉन आएगा। सो बाकी सारा सेम है, सेम फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। और यहाँ पे भी हमें कौन सी एनर्जी फाइंड करनी है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 1। सो आफ्टर solving you will get the answer 8.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रिमेंबर वन थिंग कि जब आप ये वैल्यूज़ फिल करके E की वैल्यू फाइंड करोगे तो वो आपके पास किस में आएगी, वो जाउल्स में आएगी। तो उसको आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻13 से डिवाइड करके वो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाएगी, फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ओके। सो यहाँ पे हमारा एक और टॉपिक, दो और टॉपिक हमारे क्या है, ख़त्म होते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट जो क्वेश्चन रह गए 30 आई थिंक 29 अप्रॉक्सीमेटली क्वेश्चंस हमारे लेफ्ट हैं, सो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको कोई भी डिस्कशन करनी होती है, कुछ भी आपको पूछना होता है, देन यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप एंड सपोर्ट माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।